हे गाइस नमस्कार। आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस की प्यारे सी यूट्यूब फैमिली पर स्वागत है। गाइस आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की। जैसा कि दोस्तों हमने इससे पिछले वाले 2-3 वीडियो में हमने यही केवल पढ़ा कि कितने प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं। एलसीआर, सीआर, एलआर, तमाम प्रकार के सर्किट को हमने देखा। उन सर्किटों पर आधारित आपकी यूपी बोर्ड में बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों। और ऐसे हमारे प्यारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इन सवालों को छोड़कर चले आते हैं, परंतु इस बार इनको छोड़ना नहीं है, इनको तोड़ फोड़ के आना है। तो आज उन्हीं सवालों का हम अध्ययन करने वाले हैं जो कि यूपी बोर्ड के दौरान कई बार पूछे गए हैं। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा प्यारे बच्चों, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आपको जो इस क्लास का सबसे पहला न्यूमेरिकल होगा वो स्क्रीन पेज पे इस समय दिखाई पड़ रहा होगा। आप वहां से सवाल को पढ़िएगा, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम भी सवाल को पढ़ लेते हैं सवाल आपसे क्या कह रहा है। तो चलिए पहला सवाल है, कह रहा है कि 2 हेनरी का एक स्व प्रेरकत्व, 18 माइक्रो फैरड का एक संधारित्र तथा 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत के परिवर्तित होने वाली आवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ है। आगे कह रहा है किस आवृत्ति के लिए परिपथ की धारा अधिकतम होगी, अर्थात आपको आवृत्ति बताना है और उस आवृत्ति पे धारा का वैल्यू अधिकतम होगा, अधिकतम धारा का मान भी बताना है। यानी 2 प्रश्न प्यारे बच्चों, और हम आपको बता दें कि ये जो प्रश्न है 2 नंबर का है और यूपी 2017 में ये क्वेश्चन पुटअप किया गया है। इस बात को ध्यान देना है, ये उत्तर प्रदेश के 2017 के सत्र में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आप इमेजिन कीजिएगा कि यदि आप उस सत्र में बैठे होते पेपर देते समय तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। और मुझे उम्मीद है कि आज 1-2 सवाल बताने के बाद आप जरूर उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहला सवाल जो है आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि आपको दी क्या गई है। यदि कह रहा है 2 हेनरी, अर्थात हेनरी जो होता है वो कुंडली के लिए उपयोग किया जाता है, अर्थात कुंडली का जो स्वप्रेरकत्व है, कुंडली के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है वो दे दी गई है। एल की वैल्यू दिया गया है 2 हेनरी। आगे कह रहा है 18 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र, अर्थात सी की वैल्यू दिया है 18 माइक्रोफैरड। आगे कह रहा है 10 किलो ओम का एक प्रतिरोध, अर्थात आर की वैल्यू आपको दे दी गई है प्यारे बच्चों, कितना है 10 किलो ओम। कितना है 10 किलो ओम। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अर्थात आर की वैल्यू आपको दी गई है। आर की वैल्यू आपको या तो कह दें आर है या तो जेड है, क्योंकि एल और सी के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसे हम प्रतिरोध नहीं बल्कि प्रतिबाधा कहते हैं। पिछले वाली लेक्चर में हम लोगों ने खूब जम के इस पे चर्चा किया है। तो जेड की वैल्यू दिया है 10 किलो किलो ओम। 10 किलो को हम बदलेंगे ओम में तो 10 गुणे किलो को 10 घाते 3 ओम रख सकते हैं। ये जेड की वैल्यू है। आगे कह रहा है इसमें कि 20 वोल्ट के प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ा गया है, अर्थात V की वैल्यू आपको दी गई है 20 वोल्ट। कितना दिया गया है, V की वैल्यू कितनी दी गई है 20 वोल्ट दिया गया है। अर्थात आगे इसमें पूछा है किस आवृत्ति के लिए धारा की वैल्यू अधिकतम होगी, फ्रीक्वेंसी पूछा है, साथ में अधिकतम धारा अर्थात आई नॉट की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आवृत्ति निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए भी हमने फार्मूला पढ़ा के रखा है। यदि आपने ध्यान दिया होगा तो हमने आवृत्ति बराबर बताया था 1/f बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में एल और सी। ये किस स्थिति में आती थी, अनुनाद स्थिति में आती थी। किस स्थिति में आती थी, अनुनाद स्थिति, अर्थात सी और एल के कारण जो प्रतिरोध होता था वो दोनों इक्वल हो जाते थे। उस स्थिति में फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एल सी। आइए सबकी वैल्यू रखते हैं प्यारे बच्चों। 1/2 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 और अंडर रूट एल की वैल्यू, एल कितनी है आपकी 2 है और सी की वैल्यू कितनी है 18 है।
तो आइए हल करेंगे इनको। 1/2.2 गुणे 3.14 है ना, तो गुना कर दीजिए। तो 2 चौके 8, फिर 2 एके 2, फिर 2 तिहाई 6, मतलब 6.28 है। कितना है? 6.28। और 18 दूना कितना हो गया? 36 हो गया। अब हम करते क्या है, 36 को बाहर लाएंगे अंडर रूट से, तो हम उसे 6 लिख सकते हैं। तो 1/6.28 गुणे क्या हो जाएगा? 6। अब इसी को हम लोग कैलकुलेटर के माध्यम से क्या करते हैं, पहले बच्चों हल कर लेते हैं। और इनको हल करने के बाद जो होगा 26.53 आएगा। कितना आएगा? 26.53 हर्ट्ज आएगा। अर्थात फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई 26.53 हर्ट्ज। ठीक। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन इसी में पूछा है कि आपको जो है आई की जरूरत पूछा है। किसकी जरूरत पूछा है प्यारे बच्चों? आई। परंतु हमारे पास एक बात ये ध्यान देना होगा कि अधिकतम धारा पूछा है। किसका वैल्यू पूछा? अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा के लिए हमको जो है सबसे पहले हमको क्या जरूरत पड़ेगी, यहां पर एक अधिकतम धारा आई नॉट होता है। क्या होता है? आई नॉट होता है। और जो कि इसके बराबर होता है। क्या होता है? आई नॉट बराबर होता है IRMS इंटू √2। थोड़ा सा और पहले की टॉपिक आप याद रखिए, ये फार्मूला होता है अधिकतम धारा के लिए। तो इसके लिए हमको IRMS ज्ञात करना पड़ेगा। और IRMS के लिए हमारे पास फार्मूला होता है IRMS इक्वल टू होता है VRMS बटे कितना होता है प्यारे बच्चों? VRMS बटे कितना होता है? R। अर्थात हम कह दें I इक्वल टू V बटे R होता है। वहीं से लिया गया IRMS बराबर VRMS बटे R। और R के स्थान पे आपका कितना है प्यारे बच्चों? Z है। अब VRMS की वैल्यू यहां दी गई है 20 है। और Z की वैल्यू दी गई है 10 गुणे 10 घाते 3। 10 गुणे 10 घाते 3। 10 इक्के 10, 10 दूनी 20, ये हो गया। और 10 घाते 3 ऊपर चले जाएंगे प्यारे बच्चों, तो 2 गुणे 10 घाते -3 हो जाएगा। ये IRMS की वैल्यू आई। अब आपको IRMS तो पूछ नहीं रहा था, आपसे तो पूछा गया परिपथ में अधिकतम धारा। तो अधिकतम धारा के लिए व्यंजक यहाँ पर मैंने पहले ही लिखा है। आई नॉट इक्वल टू IRMS की वैल्यू कितनी आई? 2 गुणे 10 घाते -3 √2। √2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 √2 गुणे 10 घाते -3 एम्पियर। इतना अधिकतम धारा परिपथ में प्राप्त होगा। इस प्रकार आपका ये जो सवाल है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे की क्वेश्चन जो आएंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, वो आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक 50 वाट। अच्छी बात यह है कि यह 2017 में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। बात प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये यूपी बोर्ड के 2017 में 5 नंबर का ये क्वेश्चन, 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कर रहा है? 50 वाट तथा 100 वोल्ट के वैद्युत लैंपों को 200 वोल्ट और 60 हर्ट्ज के वैद्युत मेन से जोड़ा है। और लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले एक 50 वाट, मतलब वाट होता है शक्ति का मात्रक। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में P दिया है। P कितना दिया गया है? 50 वाट दिया गया है। आगे का रहा 100 वोल्ट के वैद्युत लैंप से जोड़ दिया गया, अर्थात V की वैल्यू आपको प्रश्न में दे दी गई है 100 वोल्ट। ये पहली स्थिति में थी। अगली स्थिति में क्या करा है? वैद्युत लैंप को 200 वोल्ट 60 हर्ट्ज के वैद्युत मेन से जोड़ना है। अर्थात अगली बार जो V डैश दिया है, V डैश कितना है प्यारे बच्चों? 200 वोल्ट है। क्या है? 200 वोल्ट है। आगे कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि 60 हर्ट्ज के वैद्युत मेन से जोड़ना है। अर्थात आवृत्ति दी गई है 60 हर्ट्ज। ठीक। आगे करा आवश्यक संधारित्र की धारिता आपको बतानी है। क्या बताना है प्यारे बच्चों? संधारित्र की धारिता, अर्थात C की वैल्यू ज्ञात करनी है।
तो प्यारे बच्चों आपसे संधारित्र पूछ रहा है अर्थात c की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो ये c की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमारे पास एक इकलौता फार्मूला है xc बराबर 1/2 पाई fc। अर्थात यहां से ही c को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। c को ज्ञात करने के लिए f की जरूरत है, अब तो हमारे पास है, परंतु ये वाला पक्ष हमारे पास नहीं है। तो xc ज्ञात करने के लिए हम लोग जो है फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला आता था z इक्वल टू अंडर रूट में क्या होता था, अंडर रूट में होता था आपका r का स्क्वायर प्लस क्या होता था xc का स्क्वायर। ये याद आ रहा होगा आपको, जब परिपथ में c और r जुड़े होते हैं तब के लिए प्रतिबाधा होता था। अब हम यहाँ अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो z का वर्ग हो जाएगा बराबर r का वर्ग प्लस xc का वर्ग। हमको xc की वैल्यू चाहिए तो ये r इधर आ जाएगा तो z का वर्ग माइनस r का वर्ग बराबर xc का वर्ग। अर्थात xc की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमको प्रतिबाधा की जरूरत पड़ेगी और प्रतिरोध की जरूरत पड़ेगी प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम प्रतिबाधा निकालेंगे फिर R निकालेंगे। आइए तो R की वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों फार्मूले से इन दोनों से R की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो R की वैल्यू कैसे ज्ञात होगा, तो लैंप लगा है ना, लैंप श्रेणी क्रम में जुड़ा है तो लैंप जो है प्रतिरोध का काम कर रहा है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लैंप का प्रतिरोध, इसीलिए मैंने पहले वहां पर वो सारी चीजें बता दिए कि आपको जरूरत किसकी किसकी है तो आप वही निकालिएगा। लैंप का प्रतिरोध, तो लैंप का जो प्रतिरोध है वो हम R से व्यक्त करते हैं। तो अब कैसे आप बताओगे लैंप का प्रतिरोध, तो आप तो हमने पढ़ा V/I। अब आपके पास ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है कि हाँ V तो दिया है परंतु I नहीं दिया है। तो हम इन दोनों की मदद से प्रतिरोध निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हमने पढ़ा P बराबर होता V इंटू आई, P बराबर होता V इंटू आई। अब I बराबर होता है V इंटू V/R। तो यहां पर रख देंगे तो V का गुणा करेंगे तो V स्क्वायर हो जाएगा बटे R हो जाएगा। ये भी फार्मूला मैंने पढ़ा है। फिर उसके बाद R को यहां कर देंगे, P को यहां कर देंगे, अर्थात प्रतिरोध बराबर हो जाएगा V स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा P। चलिए V की वैल्यू कितनी है 50, 2 बार इसका गुना हो जाएगा बटे P, सॉरी 100 है ना, तो 100 का 2 बार गुना होगा तो लिखेंगे 100 गुने 100 और बटे क्या हो जाएगा P। P की वैल्यू कितनी है 50 है। ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 5, 5 दूनी 10, 100 दूनी 200, अर्थात जो लैंप का प्रतिरोध आया वो 200 ओम है। R की वैल्यू आपको प्राप्त हो चुकी है। किसकी वैल्यू प्राप्त हो चुकी है दोस्तों, R की वैल्यू आपने 200 प्राप्त कर लिया है। अब आपको केवल एक चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जेड की। अब आपको पता है प्रतिबाधा निकलेगा जेड इक्वल टू होता है V/I। जेड इक्वल टू क्या होता है V/I। अब आप जानते हैं अब आपके पास I नहीं है, I निकालने के लिए हम लोगों के पास कुछ जुगाड़ ऐसा कि चले। तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा होगी I, उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास एक इकलौता फार्मूला था P बराबर V इंटू I। अब हम करते क्या, V को इधर कर देते हैं तो P बटे V बराबर क्या हो जाएगा I। अब P की वैल्यू आपके पास है 50 और V की वैल्यू भी कितनी है 100 है। और हम इनको हल कर देते हैं, 50 1 50, 50 दूनी 100, आई आ जाएंगे तो भाग देंगे तो 0.5 एम्पियर बराबर I। आपको I नहीं चाहिए था, आपको तो Z चाहिए ना, तो Z बराबर क्या होता है प्रतिबाधा, प्रतिबाधा चाहिए आपको तो प्रतिबाधा इक्वल टू हो जाएगा Z इक्वल टू V डैश बटे I। ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए V ये है, ये तो आपके पास V जो है वो तब के लिए था, परंतु जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ दिया गया तब के लिए वोल्टेज कितना 200 वोल्टेज। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 200। I की वैल्यू कितनी है 0.5 एम्पियर। अब आप इनको हल करेंगे तो पॉइंट घटाएंगे ऊपर 10 आ जाएगा, 5 चौके 20, ये 400 आ जाएगा। जेड की वैल्यू कितनी आई 400 ओम आ गई, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 400 ओम आ गया। तो आपको आर की जरूरत थी और जेड की, तो आर यहाँ पर है जेड यहाँ पर है, दोनों वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया। तो अब यहाँ से हम एक्ससी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। फिर बच्चों ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया तो थोड़ा सा तो आपको जो है बजा के देगा ना, ऐसा तो देगा नहीं नॉर्मल आपको दे देगा आप आसान से उसे हल कर ले। केवल दिमाग का उपयोग कीजिए बस, कुछ भी क्वेश्चन में हार्ड नहीं है।
दिमाग में रखना है, मुझे संधारित्र ज्ञात करना, मुझे XC की जरूरत पड़ेगी और XC केवल दो ही चीजों से निकलने वाली, Z² माइनस R²। तो प्रतिबाधा और प्रतिरोध की तो जरूरत पड़ने ही वाली है। अब हम करेंगे क्या, अब हम यहाँ से XC की वैल्यू ज्ञात करेंगे। किसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे, XC की। अब इन सारी चीजों को हम हटा दे रहे हैं प्यारे बच्चों। चलिए अब XC की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। आइए XC की वैल्यू क्या होगी, XC बराबर होता है, XC बराबर अभी लिखा गया था यहाँ पर, क्या लिखा गया था, Z का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, Z का स्क्वायर माइनस क्या था, R का वर्ग। अब Z की वैल्यू कितनी है, 400 है, कितना है, 400 है। और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू आपके पास कितना है, 200 है। तो आप इनका वर्ग करेंगे। अब आपको अच्छी बात है बता दें कि ये भी आपका वर्ग में ही था। अब ध्यान दीजिएगा, 400 का वर्ग करेंगे तो 16 ये आएगा, और इनका वर्ग करेंगे तो 2, फिर ये आ जाएंगे। अब आप इनको घटा दीजिए, 4 जीरो में से 4 जीरो घटाएंगे तो 4 जीरो ही आएगा। 16 में से 2 घटा दीजिए तो 14 आ जाते हैं। कितना आ जाता है, 14। अब इनका आपको वर्गमूल निकालना है। इनका क्या निकालना है प्यारे बच्चों, वर्गमूल निकालना है। तो आप वर्गमूल निकाल लीजिए, या कैलकुलेटर की मदद से हम लोग इनको निकाल लेते हैं। तो लगभग प्यारे बच्चों इनका जो वर्गमूल आएगा वो किसके बराबर आएगा, 346.41। अर्थात इधर से हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगाएंगे, ये 14, ये डबल जीरो हो जाएगा। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो 346.1 कितना आया, 346.41। ये XC की वैल्यू आई है, ये XC की आपको वैल्यू मिल गई। अब XC की वैल्यू निकालने के बाद अब हमारे पास यहाँ से C की वैल्यू आराम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं XC बराबर होता है 1/2 पाई FC। अब XC की वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, 346.41 बराबर 1/2 पाई की वैल्यू होता है 3.14 इंटू F की वैल्यू कितनी है, 60 है, इंटू C। यही तो C आपको ज्ञात करना, जिसके लिए आप इतनी ज्यादा परेशान हो गए। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप ऐसा कीजिएगा, इनका मल्टीप्लाई इनसे होगा तो लिखेंगे 346.41 गुणे हो जाएगा 2, गुणे हो जाएगा 3.14 गुणे 60 गुणे C बराबर 1। अब C की वैल्यू ज्ञात करनी है तो ये सारे चीज इधर चले जाएंगे बटे के रूप में। तो C बराबर क्या आ जाएगा, 1/346.41 गुणे 2 गुणे 3.14 गुणे 60। अब आपको करना क्या है, इसी को हल करना है, इधर का गुना करके एक में भाग देना है, और भाग देने के बाद जो आपके आंसर आएंगे प्यारे बच्चों वो हम लिख देते हैं। आप इनको हल करोगे तो हल करने के बाद आएगा 7.66 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। कितना आएगा, 7.66 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। तो C की वैल्यू प्राप्त होगी 7.66 गुणे 10⁻⁻6 फैरड। आप इसे माइक्रो फैरड भी लिख सकते हैं। C बराबर आ जाएगा 7.66 माइक्रो फैरड भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। तो प्यारे बच्चों आप इसको जरूर हल कीजिएगा, हल करने के बाद ही आपको वो आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रकार का ये जो 5 नंबर का आपका क्वेश्चन था, 2017 में ये क्वेश्चन पुटअप किए गए थे, वो आपके यहाँ पर समाप्त होते। कुछ नहीं, केवल आपके दिमाग में रखना था कि मुझे Z और R चाहिए, और Z कहाँ से निकलता, V/I से, अर्थात V'/I हमने लगाया यहाँ पर। फिर उसके बाद हमको चाहिए था R के लिए P और V दिया गया था, वहां से हमने R निकाल लिया, और हमारे पास आराम से हमने निकाल लिया वो C की वैल्यू। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध और 6 ओम का प्रतिघात प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अर्थात 8 ओम का प्रतिरोध, ये आपको R की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 8 ओम दिया गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और ये भी 2015 में यूपी बोर्ड के 2015 में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद करा 6 ओम प्रतिघात, तो प्रतिघात को हम लोग क्या कहते हैं, XL व्यक्त करते हैं, XL। ध्यान से देखिएगा, प्रतिघात को हम लोग क्या करते हैं, XL।
अर्थात ये 6 ओम हो जाएगा। हमने सारी चीजें पुराने वाली लेक्चर में बताया, प्रतिघात किसे कहते हैं, प्रतिबाधा किसे कहते हैं, ये सब प्रेरिकी प्रतिघात क्या, सारी चीजें मैंने बताया प्यारे बच्चों। यदि आपने पिछले लेक्चर देखा होगा ना तो आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला है। आगे कह रहा परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए, अर्थात जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों? जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। कितना आसान सवाल है प्यारे बच्चों, 1 नंबर का पूछा गया। तो आप ध्यान से समझिए, अभी मैंने, अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो आप आसानी से बना सकते हैं कि ये कोई कुंडली हो गई और उसके बाद ये इसका प्रतिरोध हो गया और इसमें ये कोई प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ दिया गया और ये हो गया आपका एस। ये यल होता था, ये क्या होता था? आर होता था। इसके कारण जो वोल्टेज होती थी वो वीएल होती थी, इसके कारण जो वोल्टेज होता था वी आर। तो मैंने बताया था कि जब किसी भी प्रत्यावर्ती परिपथ में एल और आर आया होता है तो उसके लिए जो प्रतिबाधा होता है उसका तो व्यंजक हम लोगों ने ज्ञात किया था ना। प्रतिबाधा की वैल्यू क्या होती थी? एक्सएल का वर्ग और प्लस क्या होता था? आर का वर्ग। चलिए, एक्सएल की वैल्यू आपको दी गई है, कितनी है प्यारे बच्चों? 6 का वर्ग है। और आर की वैल्यू कितनी है? 8 है। आइए इनका वर्ग करते हैं, तो 6 छक्के 36 होगा, 8 अठाई 64 होगा। और प्यारे बच्चों इनको आप जोड़ देंगे तो 100 आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे 10। तो जेड की वैल्यू जो आएगी वो 10 ओम आएगी, अर्थात इसकी जो प्रतिबाधा आएगी वो आपको 10 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करेंगे, जो कि आपको इस समय स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न नंबर 4 आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। क्या कर रहा है, जो कि 2013 में ये पूछा भी गया है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूलमान, धारा का वर्ग माध्य मूलमान अर्थात IRMS दिया गया है। और IRMS की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों? 15 एम्पियर है। कितना है? 15 एम्पियर है। तो परिपथ में धारा का शिखर मान आपको ज्ञात करना है, अर्थात आई नॉट की वैल्यू बतानी है। और ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी बोर्ड 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कर रहा है कि एक किसी प्रत्यावर्ती परिपथ के धारा का वर्ग माध्य मूलमान अर्थात IRMS इक्वल टू 15 एम्पियर दिया गया, उस परिपथ में धारा की अधिकतम वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता होगा कि धारा का वर्ग माध्य मूलमान का फॉर्मूला होता है आई नॉट बटे √2। यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हमको आई नॉट की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, IRMS √, क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए IRMS की वैल्यू कितनी है? 15 है और √2 हो जाएगा। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी अधिक एम्पियर की। तो इस प्रकार आप इसको नोट कर सकते हैं या आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न हैं प्यारे बच्चों, परंतु पूछे गए हैं इसलिए इसको इस लिस्ट में रखे गए हैं। अब आपका जो 5वां प्रश्न होता है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, ये भी 2013 में ही पूछा गया है। 100 मिली हेनरी, क्या प्यारे बच्चों? 100 मिली हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली। तो मैंने बताया था कि हेनरी कुंडली आ गई तो कुंडली को किससे व्यक्त करेंगे? हेनरी से ना। तो ध्यान से, कुंडली को किससे व्यक्त करते हैं? एल से। तो एल इक्वल टू होता है 100 मिली हेनरी। तो मिली को केवल हेनरी में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 मिली को हटाएंगे तो 10 घाते -3 हेनरी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ देखिए 100 को लिख सकते हैं 10 घाते 2 और वो 10 घाते -3 है, 3 में से 2 कम हो जाएगा तो 10 घाते -1 हेनरी। ये आपको एल की वैल्यू प्राप्त हो गई। किसकी वैल्यू प्राप्त हो गई है? एल की वैल्यू प्राप्त हो गई। आगे करा 50 हर्ट्ज आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, अर्थात एफ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी गई है 50 हर्ट्ज। कितनी दी गई है? 50 हर्ट्ज। तो कुंडली का जो प्रेरण प्रतिघात है वो आपको ज्ञात करना है। प्रेरण, प्रेरण मतलब होता है एक्स यल। क्या होता है? एक्स यल होता है या एक्स सी होता है? पहले बच्चों एक बार देख लीजिएगा कि प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करने के लिए बोला है, अर्थात XL ज्ञात करने के लिए बोला है। क्या प्यारे बच्चों? XL। अर्थात हम बात आपको समझाए कि इस कुंडली के कारण जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा उस प्रतिरोध को आप बताइए। तो हम जानते हैं XL इक्वल टू क्या होता है। चलिए इधर की तरफ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। XL इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू एल। क्या होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से देखिएगा, ओमेगा इंटू एल होता है।
अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई f × l हो जाएगा। कितनी बार ये फॉर्मूले हमने चर्चा कर लिए। अब देखिए 2 हो गया, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, f की वैल्यू आपको दी ही है 50 है, और l की वैल्यू कितना है, l की वैल्यू 10⁻⁻1 है। अब देखिए 10⁻⁻1 है, अब ये पॉइंट कटा देंगे तो डबल जीरो लग जाएगा, एक जीरो से तो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 के 5, 5 दूनी 10, 2 एक के 2, 2 से कट गए, ऊपर केवल बचा है 314 गुणे 10⁻⁻1 हो गए। अब आपको करना क्या है, तो पॉइंट 2 अंक इधर लाना है प्यारे बच्चों, पॉइंट को 2 अंक इधर ले आएंगे तो वहां से जो है ये पॉइंट हट जाएगा। तो आप देखिए क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अगर लिखना चाहे तो पॉइंट केवल 1 अंक इधर ले आए तो 31.4, और यहाँ से ये पावर हट जाएगा, यहाँ से पावर हट जाएगा, 31.4 आंसर आएगा, एक्सेल की वैल्यू आ जाएगी। एक बार आप इसका आंसर जरूर मैच कराइएगा। क्या आपके आंसर मैच कर रहे हैं? जी बिल्कुल, 31.4 ओम आया है। एक्सेल की वैल्यू कितनी आई है, 31.4 ओम। आप इसको नोट कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी कंप्लीट होता है। वो भी आपका क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, वो भी आपसे जो है 2013 में ही शायद पूछा गया है। चलिए अब देखिएगा, अगला है, अगला क्वेश्चन इस समय आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, जो कि 2010 में पूछा गया है, परंतु ये प्रश्न अजीब नहीं बहुत जबरदस्त है। एक प्रतिरोधहीन कुंडली का प्रेरकत्व 1/पाई हेनरी है, मतलब एल की वैल्यू आपको दी गई है। किसकी दी गई है प्यारे बच्चों? एल की वैल्यू दी गई है। एल की वैल्यू है 1/पाई हेनरी। आगे कह रहा है कि इसमें 0.2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित करने पर आई की वैल्यू दी गई है 0.2 एम्पियर। धारा प्रवाहित करने पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, अर्थात आपसे VL पूछा है, क्योंकि कुंडली के कारण जो विभव उत्पन्न होता है उसे हम VL से व्यक्त करते थे ना, तो VL पूछा है। साथ में क्या कह रहा जानते हैं, आगे करा, यदि धारा की आवृत्ति कितनी हो, 50 हर्ट्ज हो, और ये क्वेश्चन 2010 के यूपी बोर्ड के 2010 में पूछा गया है और 2 नंबर के क्वेश्चन है। तो आइए ध्यान से देखते हैं ये आपसे क्या कह रहा है कि ये कोई प्रत्यावर्ती परिपथ है जिसमें एक कुंडली लगी है, कुंडली का जो प्रेरकत्व है वो 1/पाई हेनरी दिया गया, आई की वैल्यू दी गई, उसमें इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। आगे पूछ रहा है कि इस कुंडली के कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होगा वो आपको ज्ञात करना। तो आप जानते हैं VL इक्वल टू होता है ना, VL इक्वल टू होता I इंटू एक्सएल। अब आपके पास तो I एक्सएल है ही नहीं, तो आप इसे समीकरण 1 बना लीजिए। अब एक्सएल ज्ञात करेंगे तो आएंगे, या तो समीकरण 1 नहीं बनाना तो छोड़ दीजिए, एक्सएल की वैल्यू ही यहाँ रख दीजिए। अब I की वैल्यू तो आपको पता है 0.2 होता है। अब एक्सएल की वैल्यू नहीं पता तो आप जानते हैं ना कि एक्सएल इक्वल टू होता है 2 पाई f इंटू एल, तो रख दीजिएगा 2 पाई f इंटू एल। चलिए ये आ जाएगा 0.2 गुणे 2 और गुणे पाई, f की वैल्यू कितनी है 50 है, और एल की वैल्यू कितनी है 1/पाई है। अब पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये पॉइंट से ये 10 हो गए, ये 10 पचे 50 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, कितना आ जाएगा 20 वोल्ट आएगा। इसके कारण जो विभव उत्पन्न होगा, कुंडली के कारण जो विभव उत्पन्न होगा वो 20 वोल्ट आएगा। इस प्रकार आपका 6वां भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इन सभी सवालों का एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस जो आपका अगला क्वेश्चन है अर्थात 7 नंबर जो प्रश्न है, बता देना चाहते हैं ये 2019 और 2013 में 5 नंबर वाले मार्क में ये क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों। और ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में श्योर है कि यहां से पूछता है ऐसा करके, और आप लोग उसे छोड़ के चले आते हो। आप देखिए ये क्वेश्चन कितना सरल होता है, इतना आसान होता है, इतना हलवा होता है, एकदम मक्खन होता है। आइए देखते हैं, स्क्रीन पे प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे परिपथ को LCR परिपथ कहते हैं। जस्ट अभी हमने पिछले वाली लेक्चर में बात किया था। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की वोल्टता और जो धारा का समीकरण है
वो समीकरण आपको मैंने यहां पर लिखा है, v इक्वल टू इतना, i इक्वल टू इतना, ये आपको दिया गया है। तो ज्ञात कीजिए, सबसे पहला प्रश्न इसमें पूछा है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की आवृत्ति अर्थात फ्रीक्वेंसी एफ ज्ञात करना है। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग एकदम सॉल्व करने वाले। सबसे पहले तो जो समीकरण दिया गया है उसे हम तुलना करेंगे, वहां से बहुत सारी चीजें निकल के आने वाली है। चलिए, ये जो समीकरण है इसको हम तुलना करेंगे। v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी प्लस यहां जो फाई होता था इस बार फाई 1 कर देंगे, ये समीकरण आपने पढ़ा है, से तुलना करने पर, जब आप प्यारे बच्चे तुलना करोगे ना तो v नॉट के स्थान पे 200 है, देख रहे हैं, तो v नॉट बराबर 200 वोल्ट अर्थात अधिकतम वोल्टेज आपको प्राप्त हो गया। आगे साइन के स्थान पे साइन है, ओमेगा के स्थान पे 314 है, मतलब कोणीय वेग भी मिल गया, ओमेगा बराबर 314। फिर यहां देखिए टी है, फाई 1 के स्थान पे पाई बटे 6 है। ये तो आपको एक समीकरण से मिला वोल्टेज वाले से। अब अगर हम धारा वाले समीकरण से तुलना करें तो I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2 से तुलना करने पर धारा के समीकरण का तुलना कर रहे हैं। अब तुलना करेंगे तो देख रहे होंगे आई नॉट के स्थान पे 5 है, आई नॉट के स्थान पे 5 है, साइन तो ये मतलब आई नॉट की वैल्यू 5 एम्पियर दी गई है। ध्यान से देखिएगा कैसे लगाया जाता है इन सवालों को। फिर उसके बाद ओमेगा तो आपने देख ही लिया 314 है, टी है ये, परंतु इस बार फाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 है, फाई 2 की वैल्यू जो है माइनस पाई बाई 6 है। तो आपने कुछ डेटाएं जो आपको समीकरण के रूप में दी गई थी आपने वो सारे नोट कर लिए। जैसे आपने इतना डेटा आपने उपलब्ध किया है इस वाले वोल्टेज वाले समीकरण से, और उसके बाद ये देख सकते हैं, ये मैंने अलग अलग कर दिया सबको, ठीक। और उसके बाद यहां से कुछ चीजें आपने यहां कलेक्ट किया है, ये वाली चीज। चलिए, अब आपने जितनी डेटाएं उपलब्ध की ये आपके इस सवाल के लिए काम आने वाला है। सबसे पहले आप देखिए फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो फर्स्ट भाग की चर्चा करते हैं आवृत्ति। आवृत्ति जिसे आप फ्रीक्वेंसी कहते हैं, स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। तो आपके पास एक फार्मूला होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बटे एफ। अब फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ओमेगा उधर चला जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, तो एफ बराबर 2 पाई अपान ओमेगा हो जाएगा, ठीक। अब आप देखिए 2 पाई की वैल्यू 3.14 अपान ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी थी 314 था। अब आप देखिए ये पॉइंट काटेंगे तो अपान 100 लग जाएगा, और ये 314 से ये कैंसिल होगा, आ जाएगा 2/100। आप इनको भाग दे दीजिए, इनको भाग देंगे तो 0.02 हट जाएगा। ये पहला पोर्शन आ गया फ्रीक्वेंसी। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना सरल सवाल होता है हम लोग उसको छोड़ देते हैं, तो ये फर्स्ट भाग होता है। अब आइए सेकेंड भाग की चर्चा करते हैं। इसका जो सेकेंड भाग है वो आपसे क्या करा, v और i के बीच कलांतर है। तो v और i के बीच जो कलांतर है वो तो आपका यही है, ये कलांतर और ये अंतर है। तो चलिए लिखते हैं सेकेंड पोर्शन में v व i के बीच कलांतर। तो मान लेते हैं डेल्टा फाई, जो कि होगा फाई 1 माइनस फाई 2 के बराबर। अब फाई 1 की वैल्यू रख देते हैं, तो फाई 1 की वैल्यू कितनी है पाई बटे 6 है, और फाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 6 है, तो माइनस पाई बाई 6, माइनस माइनस का गुना कर देंगे तो पाई बटे 6 प्लस पाई बटे 6 आ जाएगा। हर इक्वल है तो अंश भी जुड़ जाएगा, पाई पाई जोड़ के 2 पाई बटे 6 हो जाएगा, 2 के 2 2 3 6, तो पाई बटे 3 ये आ जाएगा डेल्टा फाई, अर्थात कलांतर आ जाएगी ये, ठीक। ये आपका सेकंड क्वेश्चन होता है। थर्ड क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों परिपथ की प्रतिबाधा। परिपथ की प्रतिबाधा उसको भी हम जानते हैं, उसके लिए भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। यदि आपने थ्योरी वाला क्लास लिया होगा ना
तो ये सब सवाल है आपके लिए, कुछ भी नहीं है। परिपथ की प्रतिबाधा, तो परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है वो Z इक्वल टू होता है V अपॉन I, परंतु यहाँ सब हमको अधिकतम की वैल्यू में दिया है, इसलिए V नॉट बटे I नॉट लगा देंगे। अब V नॉट की वैल्यू आपने निकाला है, देखिए 200 है, और I नॉट की वैल्यू भी आपने निकाला है 5। अब भाग देंगे तो 40 आएगा, अर्थात Z इक्वल टू आ जाएगा 40 ओम। तो आपने प्रतिबाधा भी ज्ञात कर लिया। अब आपका जो लास्ट फॉर्मूला है, यानी लास्ट चीज पूछा है, परिपथ में औसत परिपथ में शक्ति क्षय। तो प्यारे बच्चों अभी आपने ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, परंतु आगे की क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, आप इसके लिए परेशान मत रहिएगा कि ये फॉर्मूला कहां से आया। ये फॉर्मूला आपको लिखा जा रहा है, देखिएगा पी एवरेज इक्वल टू होता है वी नॉट बटे अंडर रूट 2 इंटू आई नॉट बटे अंडर रूट 2 इंटू कॉस 5 होता है। चलिए अब हम करते क्या है, जो हमारे पास वी नॉट है उसकी वैल्यू है 200 और ये अंडर रूट 2, फिर इंटू आई नॉट की वैल्यू भी आपके पास है 5 है और ये अंडर रूट 2 हो गया। कॉस 5, तो आपने जो टोटल फाई निकाला है वो पाई बटे 3 आया है, तो पाई बटे 3 रख देते हैं। चलिए अब हल करते हैं। अंडर रूट 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, ये 200 बटे 2 गुणे 5 है, और cos पाई बाई 3 अर्थात cos 60 अंश, cos 60 अंश। तो cos 60 अंश का मान होता है 1/2, 1/2। ठीक, अब आप इनको हल कीजिए, ये 100 हो जाएंगे और ये इनसे कट जाएंगे 50 हो जाएगा। 50 का गुना 5 में कर दीजिए तो 50 पंचे कितना हो जाएगा 250। तो ये पी एवरेज की वैल्यू है, अर्थात 250 वाट। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप इसका एक बार आंसर जरूर मिलाइएगा कि आपके आंसर क्या मैच कर रहे हैं सारी चीज। जी बिल्कुल आपके वो आंसर मैच कर रहे हैं। प्यारे बच्चों इस प्रकार आपके जो 5 नंबर के क्वेश्चन थे वो आप इस प्रकार सॉल्व करते हैं। देखिए जो आप लोग क्वेश्चन छोड़ के चले आते एग्जाम में उसकी दशा यही है। देखिए कितना सरल सवाल था, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने गोल को जरूर याद रखिएगा। आपने जब इंटर में प्रवेश किया होगा अपने आप से एक वादा किया होगा कि आज हम इस मुकाम पे या आज हम ये नंबर हासिल करेंगे, तो उस किए गए वादे को, उस किए गए उस मुकाम को पाने के लिए ही याद कर कर अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो आपके पढ़ाई के बीच किसी भी प्रकार की कोई भी जो भी बाधाएं आती हैं वो सारी चीजों पर आपका ध्यान नहीं जाने वाला है प्यारे बच्चों। इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो।